Director Sir, Ellen Sir, Vineet, teachers of Kautilya, and the stars of today, you all, जो आप लोग यहाँ आए हैं सुनने के लिए। तो देखिए, ये जो जर्नी है उसकी मैं बात करूँ, बहुत टिपिकल नहीं रही मेरे लिए। मैंने पहले 12th किया, भोपाल से किया। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया भोपाल से, मैनेट भोपाल की पढ़ी हुई हूँ मैं। उसके बाद चूंकि मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक कंसर्न रहता है कि जॉब कर लें, कुछ सेविंग्स हो जाएं, एक सिक्योर हो जाएं, फिर करेंगे तैयारी। और इतना सिविल सर्विसेज का प्लान नहीं था डिटेल। और मुझे लगता है यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सिविल सर्विसेज पे नहीं आए हैं। कोई ऐसा है जो डायरेक्ट ना आया हो? एक यस ही बोल दीजिए। हाँ, होता है। जरूरी नहीं है कि हमें ये बचपन में ही हो जाए कि स्कूल में तैयारी शुरू कर दी। हमें जब लगने लगे कि हाँ अब हमें यही करना है, हम अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। तो 2 साल मैंने नौकरी की। 2017 से जुलाई 2019 तक BHEL भोपाल में मैं इंजीनियर रही। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज करना है। और यकीन मानिए, मैंने जो कुछ भी अभी तक की जर्नी में एकेडमिकली सीखा था, कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ से की है। मैंने एक एग्जाम होता है गेट करके इंजीनियर्स के लिए, उसमें मेरी 51 रैंक थी 2017 में ही। मैंने फाइनल ईयर में दिया था। मैं इसलिए बता रही हूँ ये सब कि इन चीज़ों में जो मैंने एकेडमिकली पढ़ा वो ज़्यादा काम नहीं आता कि आप कौन से कॉलेज से हैं, आपने कौन सी परीक्षा निकाली है या नहीं निकाली है। काम क्या आता है, आपके पढ़ने का आपने क्या तरीका डेवलप किया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मुझे ये सफलता हासिल हुई है, उसका रीजन ये है कि मुझे एग्जाम्स की समझ है। एग्जाम कौन सा है वो अलग बात होती है, बेसिक अप्रोच हमेशा सिमिलर रहती है। तो मैं वही शेयर करना चाहती हूँ आज आप लोगों से। मुझे बताया गया कि आप लोगों ने वेट किया, थोड़ा सा लेट भी हो गया हम लोगों के कारण। एंड आई मेक श्योर कि आप यहाँ से जब जाएं तो कुछ ले करके जाएं। और यहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा उस हिसाब से भी कि पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रह सकता है घर पे। तो एग्जाम कोई सा भी हो, MPPSC हो, UPSC हो, JEE हो, GRF, NEET, कुछ भी हो, सबसे जरूरत जो पहली मैं महसूस करती हूँ वो ये समझना होता है कि एग्जाम आपसे चाहता क्या है। मेहनत तो करनी है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। मतलब वो एक होता है ना कि जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय पत्ती तो डालनी ही है। तो बस वैसा ही है कि मेहनत के अलावा तो चाहे जीवन में किसी भी तरह की परीक्षा हो, एकेडमिक हो या व्यवहारिक भी हो, तो भी एग्जाम की समझ कैसे आए। जो कि यहाँ सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट्स हैं तो उसी हिसाब से बात करूंगी। सिलेबस बताता है कि एग्जाम चाहता क्या है। अब सिलेबस समझें कैसे। मतलब अगर आप लोग UPSC का सिलेबस देखेंगे या MPPSC का सिलेबस देखेंगे, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में होता है, पढ़ सकते हैं, 4 बार पढ़ सकते हैं, समझ नहीं आता। मतलब मुझे तो नहीं आया था। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तब मैं BHEL में नौकरी करती थी। मैंने जनवरी 2019 से पढ़ना शुरू किया था जॉब के साथ, और जून 2019 में मेरा प्रीलिम्स था, 2 जून, और नहीं हुआ। तो मुझे ये पता है कि क्या काम किया, क्या नहीं किया। और जब दूसरी बार नौकरी छोड़ के जब तैयारी की तो सारी कमियों को मैंने दूर किया। उसमें से एक कमी थी, ये नहीं समझ में आना कि सिलेबस है क्या। मुझे लगता है डेफिनेटली आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें सिलेबस पढ़ने के बाद भी समझने में दिक्कत होगी। उसके लिए क्या करना है, सिलेबस में पॉइंटर्स होते हैं, बुलेटेड पॉइंट्स में सिलेबस मिलता है, उसको एक एक पेज पे प्रिंट करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल लीजिए, वो वेबसाइट पे मिल जाते हैं। UPSC की वेबसाइट पे मिल जाते हैं, आई एम श्योर MPPSC की वेबसाइट पे भी मिलते होंगे, और नहीं मिलते हैं तो मार्केट में या ऑनलाइन मिल ही जाता है। टॉपिक वाइज उसको देखिए। जैसे UPSC में एक टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट फॉर्म्स। इंडियन आर्ट तो बहुत बड़ा है, हर शहर में कोई ना कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट, कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या सब कुछ पढ़ना है? नहीं। क्या पढ़ना है, कौन बताएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस का हर टॉपिक देखिए, उस टॉपिक में पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनको देखिए। अगर आपको समझने में भाषा का कुछ तकलीफ है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है आजकल,
शायद क्षेत्रीय भाषा में भी आता हो तो मुझे मालूम नहीं है। समझ लीजिए क्वेश्चन को। इस एक्सरसाइज में कितना टाइम लगेगा? मुझे 1 महीना लग गया था। और वो जो मैंने मेहनत की 1 महीने की, ऐसी समझ डेवलप हो गई एग्जाम की कि फिर ये नहीं सोचना पड़ता था कौन सी किताब पढ़ें, ये पढ़ें कि वो ना पढ़ें, सब समझ में आने लगा खुद से। वो आप जरूर करिए, ये आपको कोई नहीं बता सकता, और कोई बता भी देगा ना तो वो क्लैरिटी नहीं आएगी। जब खुद जूझते हैं ना, हम प्रीलिम्स का पेपर निकाला, वो समझा एमसीक्यू को कि अच्छा बुद्धिज्म से बार बार आता है, जैनिज्म से बार बार क्वेश्चन आता है, डिटेल में आता है, मिडिवल से वॉर का नहीं पूछते, राजाओं के बारे में नहीं पूछते, ये सब चीजें आपको खुद करनी होंगी। एक बार ये कर लीजिए, टाइम लगेगा और टाइम लीजिए। जो लोग बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क का एक कंपोनेंट तो हार्ड वर्क है, दूसरा कंपोनेंट है ये स्ट्रैटेजी। ये करने के बाद एक तो आपके पास क्वेश्चन बैंक भी हो गया एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कि जब भी कोई टॉपिक किया जा करके उसको देख लिया। अब सिलेबस समझ चुके हैं, बुक लिस्ट पे आ जाएं। तो विनीत ने जैसे बोला कि हमें से क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, मगर मैं ब्रॉड बुक लिस्ट बता देती हूँ। तो देखिए, मैं यूपीएससी के हिसाब से बता रही हूँ, बेसिक तो सेम रहता है, बाकी आपके टीचर्स हैं वो आपको बेटर गाइड करेंगे कि आपको किस परीक्षा में किस तरीके की बुक लिस्ट लेनी है। मैं बिल्कुल ब्रॉड आउटलाइन लूंगी, और अगर कुछ रह जाएगा तो क्वेश्चन आंसर्स में देख लूंगी। हिस्ट्री के लिए 3 तरह की हिस्ट्री है, एशियन, मिडिवल, मॉडर्न। मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। अगर आपको हिंदी मीडियम से है तो आप हिंदी मीडियम की स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा दिया हुआ है, शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट तो नहीं पर ठीक है, अच्छा दिया हुआ है। और 11th-12th के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ी थी। आप दूसरी कोई भी पढ़ सकते हैं। वो तो ये था ना कि हम भी सुनते ही तो हैं दूसरों से, दूसरों ने कहा और मुझे वो ठीक लगी, आप पढ़ सकते हो उसको। फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आती है, उसमें पीछे 5 पेज की ग्लॉसरी है, और बीच बीच में बॉक्सेस बने हुए हैं जहाँ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स लिखा है उन्होंने, उसको बस मैंने पढ़ लिया। तो टोटल 20 से 25 पेज ही हुए होंगे। और अब पढ़ने बैठेंगे तो ये नहीं कि कौन से मॉन्यूमेंट में किस तरह की डिजाइन है, किसने डिजाइन किया था, पर फिर समझिए कैसे कि क्या पढ़ना है। जो पहले किया है ना सिलेबस पूरा एनालाइज, जब आप 10 साल के पेपर एनालाइज कर लोगे ना तो आप समझने लगोगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसीलिए बोल रही हूँ कि खुद करिए, किसी पे अगर चाहे तो फ्रेंड्स बैठ करके ग्रुप में कर लीजिए। अब ये हो गया हिस्ट्री। मिडिवल के लिए भी वो 11th वाली जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक है वो हो जाता है, उसमें से आप कर लीजिए। ये प्रीलिम्स में तो ठीक है, फैक्चुअल है। मेंस के लिए थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच लगता है, उसके लिए आपको वही फिर मेंस के क्वेश्चंस आप देखो, उस डायरेक्शन में सोचो, तो वो डेवलप आपको खुद करना पड़ेगा। मेंस में बाद में आऊंगी, बुक लिस्ट बता देती हूँ। हिस्ट्री हो गया। पॉलिटी के लिए तो मुझे लगता है बोलने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत। साथ में न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट ना केसेस आते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट फलाने केस के बारे में ये कहता है, उस केस में उसने ये बोला। उससे क्या होगा, जब आप आंसर राइटिंग करने जाएंगे ना और आपको कोई पॉइंट लिखना होगा, जैसे एथिक्स में क्वेश्चन आते हैं कि, या पॉलिटी में कहीं पर भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक रोड ब्लॉक है और लोगों को हटाना है, क्या करोगे, या कुछ भी, तो आप एक कोट कर दो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सीपीआईएम वर्सेस भरत कुमार केस में कि एक ऐसी फंडामेंटल राइट नहीं हो सकती है जहां आप दूसरों की फंडामेंटल राइट को वायलेट करें। आप जब किसी चीज को ब्लॉक कर देते हैं या जिससे लोगों का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अफेक्ट होता है, तो अभी रिसेंटली शायद सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज फिर से कही। कभी भी कोई क्वेश्चन टैकल करना हो, सुप्रीम कोर्ट के केसेस लिख करके आप बहुत आसानी से वहां पे एक वैलिड पॉइंट दे दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात फाइनल है इस देश में। तो बिल्कुल आप उनको कोट कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग खुला रखिए। अब केस को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बैठ करके पूरी हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए, किसने क्या किया, नहीं। ऑब्जर्वेशन मोटा मोटा क्या है, जैसे कि कभी कुछ दिन पहले महिलाओं को लेकर के आया था कि इवन जो लिव इन रिलेशनशिप में भी जो महिलाएं हैं वो भी डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो एक्ट है उसके प्रोटेक्शन में उनको देना चाहिए। फिर इस तरीके की चीजें आप, ये एनडीए में महिलाओं को बैठने देना चाहिए, ये चीजें कहां से निकल गई, सुप्रीम कोर्ट के केसेस से। तो पॉलिटी में ये 2 चीजें, और कंपाइलेशन भी मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के आपको, उसमें से आप निकाल सकते हो। आई एम श्योर कि यहाँ पे भी मिलते होंगे, उसमें से भी ये, क्योंकि वो कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट केसेस कवर किए जाते हैं। ये हो गई बात पॉलिटी की। पॉलिटी के बाद अब ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए देखिए
11th और 12th की एनसीईआरटी 2+2 4 है टोटल, मोर देन इनफ है, लेकिन उसमें आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी पड़ेगी। कंसेप्चुअल है तो कईयों का नहीं होगा भाई ज्योग्राफी का बैकग्राउंड या 10th में हमें कुछ याद नहीं होता है, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। सपोज आप साइक्लोन पढ़ रहे हैं तो आप नहीं समझ में आ रहा तो लिख दीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन मैकेनिज्म यूपीएससी। जो भी वीडियो आएगा उसमें से जो आपको ऐसा लगे कि थोड़ा इंटरैक्टिव सा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, उसको देख लीजिए, देखिए, समझिए, और फिर जब पढ़ने की बारी आए तो एनसीईआरटी से पढ़िए। एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नोट्स मैं बनाने से थोड़ा बचती थी क्योंकि अल्टीमेटली वो आप हाईलाइट करोगे, फिर जो हाईलाइटेड चीजें हैं उसको आप लिख लोगे, तो इससे अच्छा हाईलाइट करो फिर उसी को पढ़ लो। नोट मेकिंग पे भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से नोट बनाइए। ये ज्योग्राफी की बात हो गई। ज्योग्राफी में मैपिंग इंपॉर्टेंट है तो आप एटलस ले सकते हैं, कोई सा भी, मैंने ऑक्सफोर्ड का लिया था। एनवायरनमेंट में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आप कवर कर लीजिए। 11th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में 2 चैप्टर हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 में, और बायोलॉजी क्लास 12th में 4 चैप्टर्स हैं। वहां से कंसेप्ट पढ़िए और फिर करंट अफेयर्स पे आ जाइए। जो भी चीजें न्यूज में हैं, मतलब इंडिया रेटिफाइड किगाली अमेंडमेंट, व्हाट इज किगाली अमेंडमेंट, व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हैज इंडिया रेटिफाइड, क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या सोर्सेस हैं, कॉजेस क्या हैं, मतलब उसको होलिस्टिकली कवर करते जाइए। आप फॉरेस्ट के बारे में, जैसे एक स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, उसमें ये देखिए कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताया गया है, जाकर के एनसीईआरटी से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे करेंगे ना तो रिवीजन भी होगा, सिलेबस होलिस्टिकली कंप्लीट होगा। साइंस एंड टेक के लिए तो देखिए, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, क्योंकि इंजीनियर्स तो बहुसंख्यक होते हैं इस कम्युनिटी में, तो यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तो इतनी तकलीफ नहीं होगी, करंट अफेयर्स से काम चल जाएगा। यदि आप नॉन इंजीनियरिंग के हैं तो कुछ नहीं करना है, बेसिक साइंस सिर्फ समझनी होती है। करंट अफेयर्स में देखिए, इसरो का कोई मिशन है, अब वो बोल रहे हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। व्हाट इज जियो सिंक्रोनस, व्हाट इज सैटेलाइट, व्हाट इज द लॉन्च व्हीकल जिसपे वो बैठ करके जा रहा है, ये किस लिए जियो सिंक्रोनस यूज होती है, जियो स्टेशनरी किस लिए यूज होती है। ऐसे क्यूरियोसिटी के साथ डेवलप करेंगे तो हो जाएगा। कंसेप्ट समझने के लिए वही सबसे अच्छा है, यूट्यूब पे जाइए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूपीएससी, कोई ना कोई वीडियो आपको बता देगा कि क्या है। और मैं क्या भूल रही हूँ, कोई सब्जेक्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस, थोड़ा सा बैकग्राउंड लगता है और थोड़ा सा करंट अफेयर्स, दोनों को, मतलब करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मेरी समझ है, इसमें भी आपको करंट अफेयर्स जो आपको यहाँ से कंपाइलेशन से, यहाँ पे कंपाइलेशन देते हैं हम करंट अफेयर्स के, हाँ, तो आपको जो करंट अफेयर्स के यहाँ पे कंपाइलेशन मिलते होंगे ना, तो उससे आपका काम हो जाएगा। उसमें न्यूज होती है, न्यूज के थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। और नहीं पढ़नी कोई कंपाइलेशन तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाइए, किसी भी कंट्री पे जाके क्लिक करिए, वो थोड़ा बैकग्राउंड बता देंगे, अभी क्या चल रहा है वो बता देंगे, जो अच्छा लगे। कोई सब्जेक्ट जो छूट रहा हो, इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो एक बहुत अच्छा आपको प्रारूप दे देती है। और साथ ही ये जो 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वहां से कंसेप्ट उठाइए, रेपो रेट क्या है, कम ज्यादा होता है तो कैसे होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मनी सप्लाई क्या है, कंसेप्ट समझिए। वो ज्यादा रटना या ये ग्राफ वगैरह, न्यूमेरिकल, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता। कंसेप्ट जो इजीली समझ में आते हैं, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आप समझ लेंगे। और यूट्यूब पे जाकर के फिर वही, नहीं समझ में आ रहा है तो सर्च करो, समझ लो, सीख लो। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक सर्वे की समरी, मैं तो समरी पढ़ती थी, पीआईबी पे भी आती है, और शायद जो बजट वाला वो वेबसाइट है वहां पे भी वो कुछ डालते हैं, हाईलाइट्स या सेलिएंट फीचर्स, ऐसा कुछ करके, जो भी, वो देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। और जहाँ देखिए, मैं अगर बोलती हूँ कंपाइलेशन या कुछ, तो ऐसा नहीं कि कोचिंग ज्वाइन ही करना है, ऑनलाइन बहुत सारी कंपाइलेशन होती हैं, मार्केट में होती हैं, कई तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं जो ऑनलाइन है, अपनी पसंद से। ये एक ब्रॉड बुक लिस्ट हो गई, और कुछ तो नहीं छूट रहा, छूट भी रहा हो तो क्वेश्चन सेशन में कर लेंगे। प्रीलिम्स की बात करती हूँ। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस, मैंने क्योंकि पहली बार में प्रीलिम्स अपना नहीं क्वालिफाई किया था तो बहुत डरी हुई थी इस बार कि प्रीलिम्स निकलना चाहिए। विनीत ने पहली बार में निकाला है तो वो समझते हैं कि कितनी मेहनत लगती है प्रीलिम्स में।
जुलाई से मैंने भी जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने लग करके, देखिए जब शुरुआत में पढ़ाई करते हैं ना, तो ये मत सोचा करिए कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं या हम मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं। होलिस्टिकली पढ़िए, बस पढ़ने आए। मैंने आपको जो पहले महीने में करने को बोला है, मेंस प्रीलिम्स दोनों के पेपर एनालाइज करना, तो जब भी पढ़िए पूरा पढ़िए और फिर उन पेपर्स को देखिए कि क्या वो बन रहे हैं, करते बन रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा। ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। जब 3 महीने बचे हों तो सिर्फ वो पॉइंट्स रिवाइज करिए जो प्रीलिम्स में आते हैं। प्रीलिम्स थोड़ा सा फैक्चुअल होता है, तो फैक्चुअल पॉइंट्स रिवाइज किए। बहुत सारी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मॉक टेस्ट देके। प्रीवियस ईयर तो आपने पहले ही कर लिया, मॉक टेस्ट दीजिए। ओवर मत करिए। मैं इतनी ज्यादा एंजाइटी में थी कि शायद 40-50 मॉक टेस्ट लगाती चली गई। 3 महीने थे तो लगाते गए। उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? हमें सिर्फ प्रैक्टिस ये नहीं करनी कि गलती करने की प्रैक्टिस भी ना कर रहे हैं, गलती सुधारना है। एक बार आपने टेस्ट दिया, देखिए कि कौन से सब्जेक्ट, और फिर उसको एनालाइज करने का तरीका बताऊं। एक डायरी ले लीजिएगा, उसको डिवाइड कर लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज। कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक गलत होता है उसकी लिस्ट बनाते जाइए। जो बार बार गलत होता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या आपको समझ आ जाएगी ना कि कम पढ़ाई की वजह से गलत हो रहे हैं, या देखिए अब आजकल प्रीलिम्स थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है ना, तो गेस वर्क होने लगा है, स्मार्ट गेस कि 50-50 एलिमिनेशन, तो उस तरह की चीजें आप करते हो। तो आप प्रैक्टिस में देखो कि कहाँ एलिमिनेशन काम करता है, कहाँ एलिमिनेशन काम ही नहीं कर रहा। तो उस तरह के क्वेश्चन से बचना है। यूपीएससी की बात करूं, कट ऑफ इतना 92 आया, 92 पॉइंट कुछ आया इस बार, तो बेयर मिनिमम मतलब पढ़ लीजिए और बस वहां पे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हो जाएगा। अननेसेसरी अटेम्प्ट करते जाएंगे तो नेगेटिव में जाएंगे। प्रीलिम्स में रिवीजन का बहुत रोल रहता है, बाकी इस तरह से कर लेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे ना और गलती एनालाइज करते जाएंगे तो होता जाएगा। मेंस पे आ जाऊं, आंसर राइटिंग। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था क्या करूं, पहले दिन से शुरू कर दूं डेली आंसर राइटिंग, बहुत लोग करते हैं। देखिए आंसर राइटिंग लिखने के लिए कंटेंट चाहिए, पहले पढ़ लें, थोड़ा सा समझ लें, फिर लिखें। जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, सपोज आपने इकोनॉमिक्स का पढ़ा, बजट पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए बजट के, प्री के भी और मेंस के भी, तो आप प्री के क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, हो गया। मेंस में एक दो क्वेश्चन उठाइए, एक क्वेश्चन लिख के देखिए आराम से। और ये शुरू में ये मैं शुरुआत का बता रही हूँ कि शुरुआत में क्या करना है। एक क्वेश्चन लिखिए, 15 मिनट लेके लिखिए, 20 मिनट लेके लिखिए, उसको दोबारा सोचिए कि इसको बेहतर कैसे बना सकते थे। क्या इसमें कुछ डायग्राम आ सकता था, क्या कुछ कम कर सकते थे, कुछ बढ़ा सकते थे, ये नहीं लिखा। उसके बाद क्या करना है, दोबारा लिखो उसे। अब टाइम बाउंड तरीके से लिखो। आप जब आप इसको बार बार करेंगे ना, तो आपको सही स्ट्रक्चर एक बार में लिखने की आदत होगी। जब मैं शुरुआत में लिखती थी, 3-3, 4-4 बार लिखना पड़ता था एक आंसर, सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता था। जब 10-15 क्वेश्चन के साथ, और मैं रोज एक ही क्वेश्चन लेती थी क्योंकि एनालाइज बहुत करती थी। जब आप 10-15 बार ये कर लेंगे ना, 10-15 क्वेश्चन, उसी के बाद से आपका स्ट्रक्चर बनने लगेगा। मैंने पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया। डायग्राम और जो फिगर, ग्राफ वगैरह, मैप बनाना चाहिए, अननेसेसरीली नहीं बनाना चाहिए कि अच्छा खासा पॉइंट में लिख रहे थे तो वो गोला बना के और वो एरो बना दिया, कुछ बना दिया। वो ना हमें पढ़ने में अच्छा लगता है ना एग्जामिनर को। अगर कुछ अच्छा वो डायग्राम वहाँ पे एक्सप्रेस करे, कुछ फ्लो चार्ट दिखाए, कुछ वेन डायग्राम दिखाए तो ठीक है। मैप तो इम्पोर्टेंट है, जहाँ कहीं भी किसी की भी लोकेशन की बात हो तो मैप बनाइए। भारत का मानचित्र बनाने में आपको हार्डली 10 से 20 सेकंड लगने चाहिए। रफ बनाइए, वहां कोई आपकी ड्राइंग नहीं जज कर रहा। तो मेंस में एक ही, जब प्री हो जाए और मेंस आने वाला हो तब टेस्ट सीरीज ले लीजिए, जहां भी आपको अच्छा लगता हो। उससे लिखने की प्रैक्टिस आएगी। टाइम बाउंड तरीके से पढ़ने की आदत होनी चाहिए। अब तीसरी स्टेज जो इंटरव्यू है, वहां पे इतनी मेहनत नहीं लगती, क्योंकि वहां पे आपके व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है। तो अपनी पर्सनालिटी को बस इम्प्रूव करना है, अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमने कहाँ से कॉलेज किया था और हमारा ऑप्शनल क्या है। ऑप्शनल से याद आया, ऑप्शनल सिलेक्ट कैसे करना होता है। आप देखोगे कि इंजीनियरिंग के बच्चे भी कई बार ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले लेते हैं, और मतलब मैथ्स वगैरह भी खैर बहुत फेमस है, पर वो यूजुअली मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड ही ले पाते हैं। ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना है,
नंबर 1 इंटरेस्ट, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट होना चाहिए। सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड हो, मतलब जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं मेडिकल साइंस लेके जो लोग निकालते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, उनका बैकग्राउंड है ठीक है, पर फिर भी वो बताते हैं कि लेंदी पढ़ा। तो सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड हो, रिसोर्सेज अच्छे से मिल जाए, और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा हो, मतलब बच्चे निकलते हों वो ऑप्शन लेकर के। मैंने तो सोशियोलॉजी लिया था, 2 साल डिग्री के हो गए थे, कुछ ज़्यादा याद नहीं था, तो और फिर इंटरेस्ट भी थोड़ा सा सोशल चीज़ों के बारे में हो रहा था, तो मैंने सोशियोलॉजी ले लिया। और ऑप्शनल की बात भी हम क्वेश्चन सेशन में कर लेंगे अगर किसी को पूछना हो, क्योंकि सोशियोलॉजी सबका नहीं होगा। इंटरव्यू में थी मैं, हाँ इंटरव्यू में बाकी अपनी जानकारी, मैनरिज्म, जब आप वहाँ पर जाएं आपकी ड्रेसअप ऐसी हो कि भाई आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, तो कैसे दिखना चाहिए आपको। जो लोग होते हैं वो काफ़ी एल्डरली हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो मैनरिज्म आपकी एक पोलाइटनेस इन योर बिहेवियर, डोंट इंटरप्ट, don't argue, give your arguments with logic, but don't just be rude with them or just run behind a fact or something. इस तरीके का अगर आप रखेंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। जैसे मुझसे पूछा मध्य प्रदेश टूरिज्म, तो मैंने बोला बहुत सारे फोर्ट हैं यहाँ पे, तो एक रॉयल वेडिंग डेस्टिनेशन भी बना सकते हैं इसको, और बना भी रहे हैं। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा बता दीजिए जो, क्योंकि होटल बनाना, सर्किट्स बनाना, ये सब बताते हैं लोग। मेरा 193 है इंटरव्यू में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है लेकिन डिसेंट है। अब इन सब के बाद में कुछ मैं टिप्स दे देती हूँ। सबसे पहले तो बैलेंस बनाना है हर सब्जेक्ट में। अगर आप में से किसी ने मेरी मार्कशीट देखी होगी तो आपको कहीं मार्क्स बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं मिलेंगे, एक अबव एवरेज आपको हर जगह मिल जाएगा, कहीं पे गुड होगा, कहीं मतलब बैलेंस है। कौन से साल कौन सा सब्जेक्ट इजी आएगा, कौन सा टफ आएगा, आपको नहीं मालूम, आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। अब मेहनत की बात करें, मेहनत इस एग्जाम में इतना सिलेबस है कि बिना मेहनत के तो कवर होने ही नहीं वाला। 3 स्टेजेस हैं, सिलेबस का लगभग हर पहलू वो छू लेते हैं, कहीं कोई प्रीलिम्स में, कहीं कोई मेंस में। पूरा सिलेबस करिए, कोशिश करिए, देखिए कुछ छोटे मोटे टॉपिक छूट जाए कोई बात नहीं। और तो ये एक बात हो गई कि आप सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें। उसके लिए मैंने 2 साल पढ़ाई की, 1 साल तो तैयारी और 1 साल में ये एग्ज़ाम ही ले लेता है। 8 से 10 घंटे मैंने रोज़ पढ़ाई की है। दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। शुरुआत में थोड़ा मन ज़्यादा लगता है, 4 घंटे, फिर 2 घंटे का ब्रेक ले लिया, लंच कर लिया, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए, फिर 2 घंटे पढ़े, फिर रेस्ट किया। विनीत ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब आप शुरू करें मन नहीं लगेगा तो 45 मिनट्स 15 मिनट्स वाला धीरे धीरे ना फिर बैठने की आदत डालिए कि 3 घंटे बैठ के एक जगह आप दिमाग लगा सकें। एग्जाम में क्योंकि लगाना है, वहाँ पे फिर कोई